हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पिनाक जीएस। आपका पिनाक जीएस में स्वागत है। जो हम डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस कर रहे थे विजन आईएएस की पीटी 365 को क्या कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने दो क्लासों को डिस्कस कर चुका था। इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट की क्लास हम ले रहे थे। तो जो हमने दो क्लास किए हैं उनमें हमने देखा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में रहे हैं और या जो कंट्रीज या जो पैलेसेस न्यूज़ में रहे हैं उनको हम डिस्कस कर लिया है। आज ये तीसरी क्लास है और थर्ड यूनिट है इसकी। तो जो आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कशन कर रहे हैं बायलेटरल रिलेशंस के भारत के उसके पड़ोसी देशों के साथ किस तरह के संबंध रहे हैं और वो संबंध रहने के पीछे, मतलब चर्चा में रहने के पीछे क्या कारण। जैसे कि भारत और मालदीव की बात करते हैं तो चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि मोदी जी कहाँ जाके बैठ गए, कुछ विरोध के कारण लक्षद्वीप जाके बैठ गए और वो मालदीव पूरा डूब गया किन्हीं कारणों से। वहीं दूसरा कि कनाडा चर्चा में रहा भारत के साथ, तो वो भी चर्चा में क्यों रहा उसको भी डिस्कस कर लेंगे। और जैसे कि सऊदी अरब अमीरात था वो भी चर्चा में रहा, यूपीआई लिंक्ड वगैरह वहाँ पे चालू किए गए हैं। तो उन सबको एक एक करके डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आइए चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ। तो जो पहला टॉपिक है, तो सबसे जो हमारा फेवरेट कंट्री भी रहता है कि अगर हम किसी भी आदमी से पूछे कि अगर युद्ध चालू होगा तो क्या होगा, तो सबसे पहले ये बताता है कि अगर हम पाकिस्तान के साथ युद्ध चालू करेंगे तो चालू तो पाकिस्तान करेगा लेकिन उसको खत्म हम करेंगे। मतलब करेंगे कि शुरू आपने किया है लेकिन उसको समाप्ति की तरफ हम ले जाएंगे। अगले दिन ही हम चाय नाश्ता कहाँ करेंगे, लाहौर में करेंगे या इस्लामाबाद में करेंगे, ऐसा हम बोलते हैं। जबकि ऐसा होगा नहीं होगा, एक दूसरी चीज है। तो आइए चलते हैं पहले देश की तरफ। पहला देश हमारा जो सबसे पड़ोसी देश भी है हमारा, जो हमारे साथ बंटवारा होके ही बना है, जो कि हमारे भाई लोग ही हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो ये चर्चा में क्यों रहा है? चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि जो भारत और पाकिस्तान है, तो भारत ने क्या किया कि पाकिस्तान के साथ एक विवाद में जो एक स्थायी मध्यस्थता न्यायालय है के फैसले को क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया, उसको मानने से इनकार कर दिया गया है। अब बात करते हैं जो पीसीए था, जो स्थायी मध्यस्थता न्यायालय था, उसने क्या किया, जो किशन गंगा और रतले जल विद्युत परियोजना के मामले में भारत की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि जो पीसीए है इस मामले में सुनवाई का अधिकार है। कौन सा? किशन गंगा जल विद्युत परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ, इसको बोलते हैं रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना बोलते हैं, और ये झेलम नदी बेसिन पे बनाई गई है। और जो दूसरी परियोजना है वो रतले जल विद्युत परियोजना, जो कि चिनाब नदी पे बनाई गई है और जिसकी क्षमता क्या है, 850 मेगावाट की क्षमता वाला एक जल विद्युत संयंत्र प्लांट है ये। ठीक है। तो भारत ने उपयुक्त विवाद में जो पीसीए है उसके हस्तक्षेप का विरोध किया है। भारत ने कहा है कि जो इस मामले में पीसीए का हस्तक्षेप, जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, जो सिंधु जल संधि थी, उसके प्रावधानों का उल्लंघन है। भारत ने इस पे ये आरोप लगाया कि जो ये दिया गया है निर्णय या जो भी ये बताया गया है, ये आईडब्ल्यूटी जो है, इंडस वाटर ट्रीटी जो है, उसके जो उसमें प्रावधान किए गए थे उन प्रावधानों का उल्लंघन है। अब बात कर लेते हैं जो हम पीसीए बात कर रहे थे, जो स्थायी मध्यस्थता न्यायालय है उसके बारे में। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है और इसकी जो स्थापना की गई थी, जो इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो 1899 है, 1899 में इसको की गई थी। जो इसकी भूमिका है, उस भूमिका में क्या किया है, एक अंतर सरकारी संगठन है और देशों को विविध प्रकार की विविध समाधान समस्याओं को प्रदान करता है। यदि विवाद के पक्षकार विवाद के समाधान के लिए मध्यस्थता का विकल्प चुनते हैं तब मध्यस्थता अधिकरण का न्यायालय उन पर बाध्यकारी होता है। भारत जो है इसका सदस्य देश है। तो जब इतना समझ में आ गया, लेकिन अभी हमने बात की थी इंडस वाटर ट्रीटी की बात की थी, जो सिंधु जल संधि थी उसके बारे में बात की थी। तो थोड़ा सा ओवरव्यू उसके ऊपर भी डाल लेते, तो थोड़ी सी नजर उसके ऊपर भी डाल लेते, देख लेते क्या है। तो भारत और पाकिस्तान ने 1960 में जो सिंधु जल संधि थी पर हस्ताक्षर किए थे, और ये विश्व बैंक, जो वर्ल्ड बैंक है, उसकी मध्यस्थता के कारण होते, मतलब उसने उसको मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। जो आईडब्ल्यूटी था उसमें बताया कि भारत को तीन नदी
पूरब की जो 3 नदी हैं, कौन कौन सी, रावी, ब्यास और सतलज के उपयोग पर पूर्ण नियंत्रण रहेगा। वहीं बताया कि जो पाकिस्तान को जो 3 पश्चिम की नदी हैं, जो पूरब की नदी हैं उन पे अधिकार दे दिया गया भारत को, और जो पश्चिम की नदी हैं उन पर अधिकार दे दिया गया पाकिस्तान को। तो क्वेश्चन यहाँ से जनरेट हो जाते हैं किस तरह से, कि आपको बता देगा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, IWT थी, जो कि 1960 में फॉर्म की गई थी। तो उसके अंतर्गत निम्नलिखित किन नदियों में से भारत को पूर्ण नियंत्रण दिया गया। तो आपको दे देगा सिंधु, झेलम, रावी, ब्यास, तो ऐसे ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो उसमें आपको छांटना पड़ेगा। तो कौन सी नदी थी, वो पूरब की 3 नदियां थी जिन पे भारत को पूर्ण नियंत्रण दिया गया, और जो पश्चिम की नदियां थी उन पे पाकिस्तान का। तो पूरब की नदियां कौन कौन सी थी, रावी थी, ब्यास थी और सतलज थी। और जो पश्चिम की नदियां थी जिनपे पाकिस्तान को अधिकार दिया गया उसके जल का उपयोग करने के लिए, उसमें कौन कौन सी थी, सिंधु थी, झेलम थी और चिनाब थी। सिंधु, झेलम और चिनाब, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं जो भारत पाकिस्तान के संबंध है, जो रिलेशन रहे वो किस तरह से रहे। तो भारत पाकिस्तान सीमा 1947 में जब देशों का विभाजन हुआ, उसके परिणाम स्वरूप रेड क्लिफ आयोग द्वारा निर्धारण की गई थी। ये सब आपको पता रहेगा, उसको रेड क्लिफ लाइन भी हम बोलते हैं। जो अगर व्यापार की बात करते हैं तो भारत दोनों देशों के मध्य व्यापार में अधिशेष की स्थिति में रहता है। अगर पाकिस्तान के साथ व्यापार कर रहे हैं तो हम उसमें क्या कि सरप्लस कंडीशन में है। ठीक है, जो कि किसी भी देश के लिए अच्छा है, हमारे देश के लिए अच्छा है। तो भारत और पाकिस्तान सार्क G33 और WTO और जो UNO है उनमें एक बहुपक्षीय संगठन के रूप में सदस्य भी है दोनों। ठीक है, और एक जो भारत पाकिस्तान के लिए कौन सी एक पाइपलाइन भी है, जो T फॉर तुर्कमेनिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान और P फॉर पाकिस्तान और I फॉर इंडिया। इंडिया से कहाँ तक जाती है, तुर्कमेनिस्तान तक जाती है। तापी पाइपलाइन की बात की है। ठीक है, ये कौन सी एक पाइपलाइन क्या है, ये प्राकृतिक गैस का निर्यात के लिए पाइपलाइन बनाई जा रही है। जो हमारी नेक्स्ट कंट्री रही है, ये भी हमारी नेबर कंट्री ही है, ये कंट्री है नेपाल। तो भारत और नेपाल के चर्चा में क्यों रहा है, इसको इस तरह से देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि चर्चा में क्यों रहा है, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या हमने इनके साथ कौन कौन से समझौते कर रखे हैं। समझौते को देखने के बाद देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एक कदम। फिर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे देश का उस देश के साथ किस तरह से ट्रेड है, उसके ट्रेड में सरप्लस कंडीशन में है या फिर क्या कि अधिशेष कंडीशन में नहीं है। ठीक है, या व्यापार घाटा, ट्रेड डिफिसिट में है, इसको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर उसके बारे में जो देश है उसकी हम राजधानी वगैरह देख लेंगे, या उसकी जो लैंग्वेज है, या जो और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमारे लिए हो सकते हैं कि उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ स्थित है और इंडिया के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है ना। तो उन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। तो देखते हैं कि नेपाल में चर्चा में क्यों रहा। चर्चा में इसलिए रहा कि जो अभी हाल फिलहाल में नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की और कई पहलों पे और मतलब कई इनिशिएटिव्स पे और कई कॉर्पोरेशन पर हस्ताक्षर किए गए, कई एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर किए गए। तो अगर हम बात करते तो दोनों देशों ने मैत्रीपूर्ण भावना के तहत जटिल सीमा विवाद कौन से लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख के मामले को सुलझाने का संकल्प लिया कि हम इन तीनों जो मामले हैं इन तीनों मामलों को सुलझा लेंगे। और भारत ने पहले त्रिपक्षीय व्यापार समझौते पर सहमति व्यक्त की है। इस समझौते के अंतर्गत क्या होगा, जो 40 मेगावाट विद्युत का भारत के माध्यम से नेपाल से बांग्लादेश तक किया जाएगा, उसको दिया जाएगा। ठीक है, और जल विद्युत सहयोग की अगर हम बात करते हैं तो लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना और महाकाली नदी पर पंचेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना आदि इसमें संचालित की जा रही हैं। ठीक है, दोनों देशों के बीच में। अब भारत और नेपाल के संबंधों की बात अगर हम करते हैं तो ईयर 1950 से भारत और नेपाल के जो संबंध हैं वो बरकरार रहे हैं, वो चले गए हैं। संबंधों का आधार बनाया गया था। और इनके व्यापार की अगर हम बात करते हैं तो भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है, और नेपाल के साथ जो भारत का ट्रेड है वो सरप्लस कंडीशन में रहता है।
और नेपाल जो है वो एफडीआई का सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा स्रोत भी है एफडीआई के बारे में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, अगर हम डिफेंस की बात करते हैं तो भारतीय थल सेना की गोरखा रेजिमेंट जो होती है उसमें नेपाली सैनिकों की भर्ती की जाती है। आप सब देखते होंगे दिल्ली में कि कुछ नेपाल के लोग यहाँ पढ़ते हैं दिल्ली में, तो ये सब क्या है, ये सब एक सॉफ्ट जो डिप्लोमेसी है उसी के तहत आदान प्रदान चलता रहता है। ये सब चलता रहता है, दिल्ली से सीधी बस जाती है नेपाल तक के लिए। सब क्या है, ये सब एक जो सॉफ्ट डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं उनको बनाने के लिए एक की जाती है। दो तरह से होता है ना, तो हार्ड डिप्लोमेटिक और एक सॉफ्ट डिप्लोमेटिक। तो सॉफ्ट डिप्लोमेटिक के तरीके से ये किए जाते रहे हैं। अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो भारत और नेपाल के बीच में 1971 में विद्युत विनिमय समझौता हुआ था और दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का उद्घाटन 2019 में किया गया था। ये पाइपलाइन कहाँ होगी, जो भारत के मोतिहारी, जो बिहार में पड़ता है, को नेपाल के अमलेखगंज से जोड़ेगी। किससे जोड़ेगी, मोतिहारी को नेपाल के अमलेखगंज तक जोड़ेगी। उसके बाद हम कर देखते हैं कि जल विद्युत सहयोग में क्या है, तो भारत और नेपाल ने पश्चिमी सेती और सेती नदी परियोजनाओं पर 1200 मेगावाट को विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है और दोनों देशों ने कोशी नदी पर सप्तकोशी उच्च बांध मतलब हाई डैम बनाने की परियोजना पर क्या किया, सहमति व्यक्त की है। और अगर कल्चरल की बात अगर हम करते हैं तो काठमांडू में स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसको क्योंकि भारतीय संस्कृति के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सॉफ्ट डिप्लोमेटिक पॉलिसी के तहत ही ये सब किए जाते रहे हैं। अगर हम बहुपक्षीय सहयोग की बात करते हैं तो भारत ने नेपाल के नेतृत्व द्वारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो अलायंस है, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, में शामिल होने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर भी इसके द्वारा किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं नेपाल की, तो इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन आप ये देख पा रहे होंगे। इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ये सब आप देख पा रहे होंगे, जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है इसकी। अगर हम बात करते हैं तो ये नेपाल की राजधानी काठमांडू है और ये भारत के 5 राज्यों से, कौन कौन से ये भी आपके पूछ लिया जाता है यूपीपीसीएस में, खास करके कि कौन मतलब यूपी के कौन कौन से जिले नेपाल के साथ बाउंड्री को टच करते हैं। तो कौन कौन से जिले हैं, तो वो जिले को देख लेना है, लेकिन मैं पहले 5 राज्यों को बता देता हूँ कौन कौन से वो राज्य हैं जिनसे बाउंड्री टच करती है। बिहार है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल और सिक्किम के साथ लगभग 1800 किलोमीटर की से अधिक लंबी और खुली सीमा को ये साझा करता है। अगर हम बात करते हैं इस नेपाल की, तो नेपाल एक अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में क्या है कि इस देश के 75% भूभाग पर पर्वत मौजूद हैं और यहाँ जो एवरेस्ट है चोटी है, वो चोटियां भी अवस्थित है। एवरेस्ट, धौलागिरी और अन्नपूर्णा जैसी दुनिया की कई सबसे ऊंची चोटियां भी यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, तो भारत और नेपाल के परिप्रेक्ष्य में हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इम्पोर्टेंट हो रहा था। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट हमारी कंट्रीज न्यूज में रही है, तो कंट्रीज न्यूज में रही है इंडिया और बांग्लादेश। सब हम देखते हैं कि इंडिया के कॉन्स्टेंट में जो बांग्लादेश का क्या रिलेवेंस है, तो उसको देख लेते हैं चर्चा में क्यों रही है कंट्री। तो चर्चा में इसलिए रही कि जो भारत और बांग्लादेश के बीच जो वार्षिक रक्षा वार्ता थी वो ढाका में हुई। और ये कौन सी वार्षिक रक्षा वार्ता थी, ये 5th नंबर की थी। तो कहाँ पे हुई, ढाका में, बांग्लादेश में आयोजित हुई है। तो इसमें क्या हुआ, जो चटगाम और मोंगला बंदरगाहों के उपयोग के समझौते किए गए हैं और जो भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन है और जो भारत और बांग्लादेश की पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है, ये इस पाइपलाइन को भारत के सिलीगुड़ी से, जो कि वेस्ट बंगाल में है, और कहाँ के, बांग्लादेश के पार्वतीपुर से जोड़ेगी। सिलीगुड़ी को कहाँ से जोड़ेगी, पार्वतीपुर से जोड़ देगी। जो हालांकि यह दक्षिण एशिया की दूसरी पाइपलाइन होगी। अब बात कर लेते हैं जब भारत और बांग्लादेश के संबंधों की बात करते हैं, तो बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और दोनों देशों के साथ जो भारतीय रुपये में द्विपक्षीय व्यापार होता है और जो भारत का पक्ष है वो भारत क्या कि ट्रेड सरप्लस में है, व्यापार अधिशेष की स्थिति में बांग्लादेश के साथ रहता है।
अगर हम रक्षा सहयोगों की बात करते हैं तो बांग्लादेश भारत से जो विशेष वाहन स्पेशल व्हीकल्स हैं और जो लाइट कॉम्बैक्ट विमान है, जो हल्के विमान हल्के लड़ाकू विमान है, फाइटर जेट है, कौन सी तेजस हैं जैसे, या अन्य रक्षा उपकरण जो भी हो सकते हैं, उनके खरीदने की योजना बना रहा है। अगर हम जो बायलेटरल ट्रेड्स की मतलब कॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो दोनों देश सार्क में, बिम्स्टेक में और BBIN बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल और अन्य मंचों पे भी क्या करते हैं, आपसी सहयोगों को बढ़ावा देते हैं। अगर हम बात करते हैं, अब देखते हैं कि ये सुर्खियों में क्यों रहा है, तो एक और चीज सुर्खियों में रही है, वो कौन सा है, वो है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस IOC। तो चर्चा में इसलिए रहा कि जो इंडिया फाउंडेशन और बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने मिलकर संयुक्त रूप से क्या किया, जो कंबाइंड रूप से जो 6th IOC जो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है उसका आयोजन किया है। 2023 में जो इसकी थीम रही थी वो क्या थी, वो एक लचीले भविष्य के लिए शांति, समृद्धि और साझेदारी, पीस, प्रोस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर ए रेजिलेंट फ्यूचर के लिए ये इसकी थीम रही थी। तो कई बार PCS वगैरह में या स्टेट PCS में और UPSC में भी थीम्स कई बार पूछ लिया जाता है। कहता है ना कि जब समय खराब होता है तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता खा जाता है। तो हमको कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, जो चीज़ हमको पढ़ना है वो हमको पढ़ना है, ठीक है। तो एक एस्पायरेंट होने के नाते इतना हमको पता भी होना चाहिए कि इसकी थीम क्या रही थी, ये IOC है क्यों, ये चर्चा में क्यों रही, ठीक है। अब बात करते हैं जो IOC का जो प्रथम सम्मेलन था वो 2016 में किया गया था और ये सिंगापुर में किया गया था। अब आप देखते हैं कि बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश की जो आपको लोकेशन दिख रही होगी, तो ये आप कनेक्ट कर पा रहे हैं बांग्लादेश की लोकेशन को मैप में देख के, आप देख लीजिए एक बार। तो अगर इसकी राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी कहाँ है, इसकी कैपिटल है ढाका में, और जो ये सीमा साझा करता है भारत बांग्लादेश के भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, असम के साथ लगभग 4096 किलोमीटर की सबसे ज्यादा सीमा क्या करता है, साझा करता है, ठीक है। जो अगर इसकी जलीय सीमाओं की बात करें, वाटर बाउंड्रीज की बात करें, तो ये बंगाल की खाड़ी से, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से लगता है, ठीक है। तो ये बांग्लादेश के जो संदर्भ में ये सब बातें थी जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी, वो समाप्त हो जाती हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट कंट्रीज न्यूज में रही है, वो नेक्स्ट कंट्रीज न्यूज में रही है श्रीलंका, ठीक है। तो चर्चा में क्यों रही है, जो चर्चा में इसलिए रही है, जो भारत और श्रीलंका ने 2023 में अपने जो राजनयिक संबंध हैं उनकी 75वीं वर्षगांठ मनाई है, 75वीं एनिवर्सरी मनाई है, ठीक है। दोनों देशों में के सहयोग कौन कौन से किए गए हैं, तो श्रीलंका ने UPI जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है और के आधार पर डिजिटल भुगतान सेवा की शुरुआत की है। दूसरा क्या किया, जो त्रिकोमाली है उसमें नवीकरणीय ऊर्जा और आर्थिक विकास परियोजनाओं हेतु भारतीय रुपये को व्यापार के लिए मुद्राम के रूप में नामित कर दिया गया, क्योंकि क्या है कि मतलब वहां पे भारतीय रुपया क्या कर सकता है, ट्रेड के रूप में काम कर सकता है, डीडॉलराइजेशन की बात की गई है। दोनों देशों ने नागपट्टिनम तमिलनाडु और कांकेसतुर श्रीलंका में क्या किया, जो यात्री नौकाएं हैं उनकी सेवाएं शुरू करने की बात की है। अब बात करते थे भारत और श्रीलंका के संबंधों के बारे में। तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था वो 1998 में हस्ताक्षर किए गए थे, और भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है, और जो भारत का श्रीलंका के साथ जो ट्रेड रहता है वो सरप्लस की कंडीशन में रहता है। अगर हम FDI की बात करते हैं तो भारत श्रीलंका में FDI करने वाले सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है, ठीक है। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने ओपन स्काई और एयर बबल व्यवस्था जैसे समझौते किए हुए हैं। और अगर हम बायलैटरल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, बहुराष्ट्रीय सहयोग की बात करते हैं, बहुपक्षीय सहयोग की हम बात करते हैं, तो दोनों देश सार्क, बिम्स्टेक, IORA, NAM, ADB और यूनाइटेड नेशन जैसे कई मंचों पर एक दूसरे को सहयोग करते हुए दिखते हैं।
अब देखते हैं कि श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका की जो आप लोकेशन देख रहे हैं, ये सब आपको छोटी सी क्लास में पता चल जाती है कि भारत के साइड में एक नीचे छोटा सा द्वीप सा या एक लट्टू सा लटका हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? इसी को हम श्रीलंका बोलते हैं। तो अगर श्रीलंका के बारे में आपको पता होगा कि इसकी कार्यकारी और जो न्यायिक राजधानी है वो कोलंबो है, लेकिन वहीं अगर हम इसकी विधायी राजधानी की बात करते हैं, जो लेजिस्लेटिव कैपिटल की बात करते हैं, तो वो श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन दे देगा कि निम्नलिखित में से एक स्टेट वगैरह में या वनडे एग्जाम में भी दे सकता है कि निम्नलिखित में से श्रीलंका की विधायी राजधानी कौन सी है। ऑप्शन देगा कोलंबो वगैरह, तो आप सोच लेंगे कि कोलंबो तो हम सबने पढ़ा है, तो कोलंबो इज द राइट आंसर। जबकि कोलंबो आप लगा के निकल जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग में यही होता है कि आपको छोटी छोटी चीजों को देख के और उनको कंट्रोल करते हुए आप श्योर हैं तभी लगाइए, और नहीं तो आगे बढ़ जाइए। ठीक है, अब बात करते हैं अन्य तथ्यों की। तो अशोक ने बताई होगा, अशोक ने जो बौद्ध धर्म के प्रसार, जो शिक्षाएं थी बौद्ध धर्म की, उनके प्रसार प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र को और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा था। ये सब आप जब बौद्धिज्म पढ़े हैं तो वहां सब आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जो अब नेक्स्ट कंट्री है वो मालदीव है। कौन सी कंट्री है नेक्स्ट कंट्री है मालदीव। तो चर्चा में क्यों रहा है? तो चर्चा में इसलिए रहा है कि जो भारत के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने भारत से अपील की है कि वह अपने मतलब सैनिक यहाँ से हटा ले और अपने सैनिकों को क्या करे, यहाँ से हटा के ले जाए। और इसको क्या बोला गया? इसको इंडिया आउट कैंपेन बताया गया। ये चुनाव में बताया गया, जो प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव थी उसके नेतृत्व में इसको चलाया गया, इंडिया आउट कैंपेन को चलाया गया। इस कैंपेन के तहत क्या है, जो मालदीव में भारत की सैन्य उपस्थिति का कड़ा विरोध किया गया, और इसका कारण यह है कि जो पीपीएम के नेताओं का यह मानना था कि मालदीव में भारत की जो सैन्य उपस्थिति है, जो उसकी मालदीव की जो संप्रभुता है उसको क्या करती है, उसको नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, अगर हम भारत और मालदीव के संबंधों की अगर हम बात करते हैं तो व्यापार में देखें तो भारत मालदीव का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश है। ठीक है, अगर हम मालदीव के साथ व्यापार की बात करें तो ट्रेड सरप्लस में इंडिया रहता है। सुरक्षा और रक्षा की बात करते हैं तो भारत मालदीव की लगभग 70% रक्षा प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों को पूरा करता है। और सैन्य अभ्यासों की बात करते हैं तो भारत मालदीव के साथ एक्वेरिन क्या करता है, एक्वेरिन संयुक्त सैन्य अभ्यास को करता है। अगर हम बात करते हैं तटरक्षक बल के लिए, तो तटरक्षक बल के लिए एकता हार्बर की आधारशिला रखी गई है। 1988 में तख्ता पलट को रोकने के लिए जो 1988 में तख्ता पलट को रोकने के लिए सैन्य हस्तक्षेप किया गया था, जिसे ऑपरेशन कैक्टस का नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था उसको ऑपरेशन कैक्टस का नाम दिया गया था। और 2014 में जल संकट के दौरान सहायता दी गई थी भारत के द्वारा, तो उसको क्या नाम दिया गया था, उसको ऑपरेशन नीर नाम दिया गया। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आप जब मेंस का आंसर राइटिंग लिखेंगे तो आप उसमें इन सब चीजों को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम पर्यटन की बात करते हैं, टूरिज्म की बात करते हैं, तो 2023 में मालदीव के पर्यटन बाजार में भारत का सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश रहा है, और दोनों देशों के बीच ओपन स्काई समझौता हुआ है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच वीजा व्यवस्था की सुविधा पर द्विपक्षीय समझौता भी हो चुका है, मतलब वीजा मुक्त प्रवेश प्रदान करता है भारतीयों के लिए। अब बात देखते हैं कि मालदीव की बात करते हैं तो इसकी राजधानी कहाँ है। इसकी जो कैपिटल है वो माले में इसकी कैपिटल है, और जो इसकी वाटर बाउंड्रीज है वो हिंद महासागर से टच होती है। जो मालदीव है वो द्वीप समूह एक जलमग्न प्राचीन जो ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखलाओं से निर्मित जो प्रवाल द्वीपों की क्या है, एक श्रृंखला है। और ये 8 डिग्री चैनल मालदीव को लक्षद्वीप जो आइलैंड है उससे अलग करता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो नेक्स्ट कंट्रीज रही है वो नेक्स्ट कंट्रीज कौन सी है, भारत मलेशिया। तो चर्चा में क्यों रहा है, तो चर्चा में इसलिए रहा कि जो भारत और मलेशिया हैं
वो अन्य मुद्राओं के साथ भारतीय रुपये में भी व्यापार सौदों पर निपटान के लिए क्या हो गए, सहमत हो गए हैं। अगर हम भारत और मलेशिया संबंधों की बात करते हैं तो 1957 में सर्वप्रथम राजनयिक संबंध फेडरेशन ऑफ मलाया के साथ स्थापित किए गए थे और 2015 में दोनों देशों के बीच में इनहैंस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत की गई थी। अगर हम जो ट्रेड की बात करते हैं तो 2010 में भारत और मलेशिया ने एक जो CCA है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, उस पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। और इंडोनेशिया और थाईलैंड के अतिरिक्त मलेशिया भारत को जो पाल्म ऑयल है उसका निर्यात करने वाला एक प्रमुख कंट्री भी है। अगर दोनों देशों के जो सैन्य अभ्यासों की बात करें तो कौन सा सैन्य अभ्यास किया जाता है, हरिमौज शक्ति सैन्य अभ्यास किया जाता है भारत और मलेशिया के मध्य में। अगर मलेशिया की लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन आपको ये दिख रही होगी मलेशिया। इससे 4 कंट्रीज टच होती हैं, कौन कौन सी, ब्रुनई, थाईलैंड, सिंगापुर एंड इंडोनेशिया। अगर इसकी राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी कौन सी है, कुआलालंपुर इसकी राजधानी है। मलेशिया में भारतीय नागरिकों को 30 दिनों तक रहने के लिए वीजा फ्री एंट्री की अनुमति दी गई है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट भी है और आपको पता भी होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंट्रीज कौन सी है, फिलीपींस। तो चर्चा में क्यों रहा, चर्चा में इसलिए रहा कि जो भारत और फिलीपींस ने जो द्वितीय सहयोग पर संयुक्त आयोग की 5वीं बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान दोनों देशों ने जो अपनी रक्षा साझेदारी थी उसको विस्तार करने का निर्णय लिया गया कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अगर हम भारत और फिलीपींस संबंधों की बात करते हैं तो इन संबंध जो राजनयिक संबंधों की स्थापना 1949 में स्थापित की गई है। और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की बात करते हैं तो फिलीपींस की स्थानीय भाषा तागालोंग में संस्कृत भाषा के कई शब्द मौजूद है। कहीं ना कहीं सॉफ्ट डिप्लोमेसी को दिखाता है, एक दूसरे की कल्चरल कनेक्शन को दिखाता है। जो फिलीपींस के प्रचलित कौन सी महाराधिया लावड़ भारत का जो महाकाव्य है रामायण, उसका एक स्थानीय संस्करण है। अगर हम रक्षा में बात करते हैं, डिफेंस में कौन कौन से रहे हैं तो दोनों देशों ने ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति के लिए 2022 में समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और दोनों देशों की जो नौ सेवाएं हैं जल विज्ञान क्षेत्र में सहयोग करती हैं। नौसेना जो है किस्म करती हैं, जो जल विज्ञान क्षेत्र है उसमें सहयोग करती हैं। अगर हम फिलीपींस की लोकेशन की बात करते हैं तो फिलीपींस की लोकेशन कहाँ है, ये इसकी लोकेशन है जो दक्षिण में चीन मतलब साउथ चाइना सी और प्रशांत महासागर के बीच में अवस्थित है। और यह 3 द्वीप समूहों में विभाजित है। कौन सा, लुजोन जो देश का सबसे बड़ा द्वीप है, फिर कौन सी है विशायस, और कौन से मिंडानाओ, ये इसमें द्वीप है। यह फिलीपींस सागर और सेल्वेस सागर, सुलू सागर और दक्षिण चीन सागर से घिरा हुआ है। अगर हम फिलीपींस की कैपिटल की बात करते हैं तो फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। तो आप आइसक्रीम खाते हैं ना वनीला, तो इसकी राजधानी है मनीला। वनीला नहीं, मनीला इसकी राजधानी है, कैपिटल राजधानी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट कंट्री की। तो भारत सऊदी अरेबिया चर्चा में क्यों रहा है, चर्चा में इसलिए रहा कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं और जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं, दोनों ने क्या काम किया मिलके, जो भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली शिखर सम्मेलन में क्या की, उसकी अध्यक्षता की, उसमें भाग लिया है। अब बात करते हैं जो सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद है, जो SPC है, तो उसकी स्थापना 2019 में की गई थी, 2019 में की गई थी। और ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के बाद भारत ऐसा चौथा देश है जिसके साथ रियाद में इस तरह की साझेदारी की गई है। जो SPC किया गया था, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य कि जो दोनों देशों के संबंध हैं उनको मजबूत करना और एक उच्च स्तरीय परिषद की स्थापना करना।
जो एसपीसी है उसके दो पिलर है। एक पिलर कौन सा? एक पिलर है जो राजनीतिक सुरक्षा से संबंधित है, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित और सांस्कृतिक सहयोग समिति से रिलेटेड। और जबकि दूसरा जो इसका पिलर है, दूसरा पिलर किससे संबंधित है? दूसरा पिलर अर्थव्यवस्था से और जिसमें निवेश समिति है उससे रिलेटेड है। ठीक है, अब बात करते हैं जो सऊदी अरब के बारे में। तो राजनीतिक संबंधों की स्थापना 1947 में शुरू हुई थी देश के आजादी के बाद ही, और द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाते हुए 2010 में रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाया गया था। अगर ट्रेड की बात करते हैं तो भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, और जबकि सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। जो भारत का ट्रेड है वो सऊदी अरब के साथ ट्रेड डेफिसिट रहता है, मतलब व्यापार घाटे की स्थिति में रहता है। ठीक है, भारत को आपको पता होगा कि सऊदी अरब में 2.4 मिलियन से अधिक प्रवासी भारतीय कार्यरत हैं, और सऊदी अरब में जो मुस्लिम्स के पवित्र शहर मक्का और मदीना जैसे शहर भी कहाँ स्थित है? वो सऊदी अरब में स्थित है। जो सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद में है। और जो इसकी बाउंड्रीज लगती है वो जॉर्डन से लगती है, इराक से, कुवैत से, और कतर से, और संयुक्त अरब अमीरात से, ओमान से, और किससे लगती है? और यमन से भी इसकी राजधानी मतलब इसकी बाउंड्री टच होती है। इतना आगे समझो, क्योंकि इसकी जो आप देख रहे हो लोकेशन इसकी ये लोकेशन है, और ये इतने सारे देश इससे टच होते हैं। अब जो नेक्स्ट कंट्रीज चर्चा में रही है वो नेक्स्ट कंट्रीज है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। तो चर्चा में क्यों रहा? चर्चा में इसलिए रहा जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया हुआ था अमीरात के साथ, उसको 1 वर्ष पूरा हो गया है, और साथ ही बायलैटरल इन्वेस्टमेंट टीटी को भी मंजूरी दी गई है, इसलिए चर्चा में रहा है। जो सीसीपीए जो था वो 1 मई 2022 को लागू किया गया था। अब बात करते हैं हम एफटीए की। तो एफटीए जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो केवल वस्तुओं के व्यापार पर केंद्रित होता है, और इससे भिन्न जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है जो सेपा है, वो सेवा, निवेश और बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और सरकारी खरीद विवाद जैसे कई क्षेत्रों की समग्र कवरेज करते हुए एक व्यापक क्षेत्र को क्या करता है? कवर करता है। इसके अतिरिक्त क्या हुई? जो भारत और यूएई है दोनों ने मिलकर सेपा परिषद की स्थापना की गई, मतलब की गठित की गई है। और क्या बताया कि जो भारत और दक्षिण कोरिया के साथ सेपा समझौता किए हुए हैं भारत ने। तो किस किस के साथ किए? जापान के साथ, दक्षिण कोरिया के साथ और यूएई के साथ, 3 लोगों के साथ किए हुए हैं। अब देखते हैं कि यूएई और जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है दोनों की बात करते हैं। तो जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है उसका उद्देश्य क्या कि भारत में विदेशी निवेश के अवसरों को बढ़ाने के लिए निवेशकों में विश्वास को वृद्धि करना है। मतलब निवेशकों में एक जो निवेश कर रहे हैं उनमें एक विश्वास जगाना है कि आप सही जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब बात करते हैं जो अगर इनकी हालिया प्रगति की बात करें तो स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली फ्रेमवर्क की स्थापना की गई है। यूपीआई को जो यूएई के जो क्या है जो आईपीपी है जो इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म है उसके साथ जोड़ने पर सहमति हो गई है। जो एनपीसीआई है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड है उसने क्या जो एनआईपीएल इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और अल इत्तेहाद पेमेंट एईपी के साथ क्या करते डीसीएस में कार्यक्रम के लिए एक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और आपको बता दूं जो अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली है उसके परिसर की स्थापना की जाएगी। आपको यह पता होना चाहिए कि जो आईआईटी दिल्ली का तंजानिया के बाद विदेश में स्थित यह दूसरा आईआईटी कैंपस होगा, आईआईटी परिसर होगा। अब बात करते हैं जो संयुक्त अरब अमीरात के बारे में बात करते हैं, इसकी क्या व्यापार है। तो 2022-23 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है और साथ ही यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य इस देश के रूप में भी बन गया है। भारत का सुरक्षा
सॉरी भारत का जो यूएई के साथ व्यापार होता है वो एक डिफिसिट के रूप में होता है, मतलब व्यापार घाटे की स्थिति में होता है, डिफिसिट कंडीशन में होता है। अगर हम रक्षा की बात करते हैं तो डेजर्ट ईगल जैसे सैन्य अभ्यास की आयोजित किए जाते रहे हैं। अगर डायस्पोरा की बात करते हैं तो भारतीय निवासियों की सबसे अधिक संख्या यूएई में निवास करती है। अगर हम बहुपक्षीय सहयोगों की बात करें तो I2U2 सहयोग समूह में यूएई की प्रस्तावित IMEC का हिस्सा है। अगर हम अंतरिक्ष सहयोग की बात करते हैं तो जो इसरो है, इंडिया का इसरो है, उसने संयुक्त अरब अमीरात का पहला नैनो सैटेलाइट कौन सा नाइफ 1 को लॉन्च किया है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी देखो ये ज्योग्राफिकल लोकेशन ये है अबू धाबी की, इसकी जो अबू धाबी कह रहा हूँ, संयुक्त अरब अमीरात की अबू धाबी तो इसकी कैपिटल है। और जो इसकी बाउंड्रीज टच होती हैं वो सऊदी अरब से टच होती हैं और ओमान से टच होती हैं। और जो वाटर बॉडीज है वो फारस की खाड़ी में और होर्मुज जल डमरू मध्य और ओमान की खाड़ी से टच होती हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कंट्रीज है चर्चा में रही है, नेक्स्ट कंट्रीज है इंडिया यूएस। तो ये चर्चा में क्यों रही है? तो चर्चा में इसलिए रही है जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने आधिकारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की जो यूएसए है उसकी तीसरी राजकीय यात्रा की है। इससे पहले 2 राजकीय यात्रा कब की गई थी? 1969 में एंड 2009 के दौरान की गई थी। यात्रा के दौरान कुछ परिणाम हैं उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। मतलब व्यापार के इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच इंटर एजेंसी के नेतृत्व में रणनीतिक व्यापार वार्ता शुरू की गई है और सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार साझेदारी से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और भारत के जो भारत 6G है और यूएस के नेक्स्ट जी अलायंस के सह नेतृत्व में एक सार्वजनिक निजी संयुक्त टास्क फोर्स का गठन किया गया है। और क्वांटम प्रौद्योगिकी में अगर हम बात करें क्वांटम टेक्नो में तो इंडो यूएस क्वांटम समन्वय तंत्र की स्थापना की गई है। इनोवेशन हैंडशेक नाम की एक पहल की शुरुआत की गई है जिसका उद्देश्य है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है और भारत के बीच में उभरती प्रौद्योगिकी पहल का समर्थन करना है। ठीक है, अगर हम इसके वाणिज्य दूतावासों की बात करते तो अमेरिका भारत में बेंगलुरु और अहमदाबाद में 2 नए अपने वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा और भारत भी अमेरिका की सिएटल में अपना एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। उसके साथ साथ शीघ्र ही 2 अन्य शहरों में भी अपने वाणिज्य जो दूतावास हैं उनको खोलेगा। अगर हम ट्रेड की बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम की स्थापना 2005 में की गई थी और दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो 128.55 अरब डॉलर का है। और भारत का व्यापार अधिशेष कितना है? वो 19.59 मतलब कह सकते हैं कि 19.5 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस की कंडीशन में रहता है। अगर रक्षा की बात करते हैं तो रशिया के साथ 45% और फ्रांस के साथ 29% और अमेरिका के साथ 11% भारत का तीसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता देश भी है। इन दोनों देशों के बीच में जो युद्ध अभ्यास किए जाते रहे हैं वो कौन कौन से हैं? वज्र प्रहार, मालाबार और रिम पैक जैसे सैन्य आयोजन किए जाते हैं। जो भारत है, भारत के साथ हस्ताक्षरित प्रमुख सुरक्षा समझौते भी कुछ अमेरिका के साथ किए गए हैं। वो कौन कौन से? जो आपके चर्चा में देखते होंगे कभी कभी कि हमको कॉमकासा के तहत या बैका के तहत क्या किया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया है, या लेमुआ के तहत हमको प्रतिबंध लगाया गया। तो कौन कौन से हैं? एक तो लेमुआ 2016 में किया गया था, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। दूसरा क्या कि कॉमकासा किया गया 2018 में और 2019 में किया जाता है इंडस्ट्री सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2019 में किया जाता है। और जो बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट था जो बीका था उसको 2020 में किया जाता है। अगर डायस्पोरा की बात अगर हम कर देते हैं तो मैक्सिकन लोगों के बाद भारतीय प्रवासी संयुक्त राज्य अमेरिका में दूसरा सबसे बड़ा अप्रवासी समूह है।
मतलब एक अच्छी खासी सीमा में रहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि दो शब्द चर्चा में रहे हैं, कौन कौन से रहे? ऑफशोरिंग और रिशोरिंग। तो ऑफशोरिंग क्या होता है कि कंपनियों द्वारा अपनी लागत को कम करने के लिए जो विनिर्माण गतिविधियों को सस्ते श्रम वाले देशों में स्थानांतरित कर देती हैं, कि यहाँ से उठा के वहां स्थानांतरित कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? इसको ऑफशोरिंग बोलते हैं। अब रिशोरिंग किसको बोलते हैं? जो कंपनियां हैं, जो कंपनियों द्वारा उत्पादन गतिविधियों को अपने मूल देश में वापस लाना, क्या बोलता है? उसको रिशोरिंग कहते हैं। मतलब अगर हम बात करें ऑफशोरिंग, तो यहाँ से दूसरे देश में भेज देना जहां पे लागत कम है, जहां पर सस्ती लेबर मिल जाएगी, चीप लेबर मिल जाएगी। और जो रिशोरिंग है उसका क्या कि वापस बुला लेना। ठीक है, और फ्रेंड शोरिंग की बात करते हैं तो भारत अमेरिका के फ्रेंड शोरिंग है उसके फार्मास्यूटिकल आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए एक नए गंतव्य के रूप में उभर के सामने आया है। और जो ये फ्रंट शोरिंग है, इस अवधारणा के पीछे मूल विचार ये है कि जो साझा मूल्य वाले देश हैं उनको एक समूह बनाना है, जो उनका क्या करना है? एक ग्रुप बना लेना है। ठीक है, अगर देश की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जो इसकी बात करते हैं तो इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी कैपिटल कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में इसकी कैपिटल है। और अमेरिका में एक दूसरे से सीमा साझा करने वाले 48 स्टेट है। अलास्का और हवाई द्वीप शामिल हैं इसमें। कौन कौन से? 48 तो स्टेट शामिल है और अलास्का और हवाई द्वीप इसमें शामिल है। ये राज्य कनाडा उत्तर में और मैक्सिको दक्षिण से घिरे हुए हैं। अगर हम बात करें अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जो 3 देश हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले रशिया, दूसरा कनाडा और तीसरा चाइना है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 5 ग्रेट लेक्स, बड़ी झीलें पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं वो? लेक सुपीरियर है, लेक यूरन है, लेक मिशिगन है, लेक इरी एंड लेक ओंटारियो। ये 5 लेक कहाँ पाई जाती हैं? यूनाइटेड स्टेट्स में पाई जाती हैं। आप इसकी लोकेशन को देख रहे होंगे, ये आपकी पूरी लोकेशन यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह सब ये तो देख लेना है इसको। ठीक है, अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारी चर्चा में रही है वो कौन कौन से चर्चा में रहे हैं। तो इंडस एक्स की शुरुआत की गई है। दोनों देशों के बीच क्या है कि संयुक्त सुरक्षा प्रौद्योगिकी नवाचार को सुगम बनाता है। और GEF F414 क्या कि जेट इंजन के सह उत्पादन के लिए समझौता किया है। जो GE है यह निर्मित एक टर्बोफैन इंजन है और इसका उपयोग अमेरिकी नौसेना में 30 से अधिक वर्षों से किया जा रहा है। ठीक है, 30 से अधिक देशों से किया जा रहा है, तो वो देख लेना। और अगर हम बात करते हैं भारत अमेरिका के हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस हाल और मानव रहित वाहन जो हैं खरीदने पर सहमत हुए हैं। और इन्हें जर्नल एटॉमिक MQ-9B ड्रोन के नाम से जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या फॉर्मेशन हो सकता है कि GE F414 चर्चा में रहा है, ये क्या है? तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि अंतरिक्ष में उपयोग होने वाला एक इंजन है, या एक पौधे की प्रजाति है, या कि जो एक पाया गया सैटेलाइट है। ऐसे ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपसे पूछ लेगा, या एक क्वेश्चन फॉर्मेशन हो सकता है कि जो HAL है, या क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो GA-MQ-9B क्या है। ठीक है, ये एक ड्रोन है, या एक विमान है, या एक किसी पौधे का नाम है, या किसी एक चावल की किस्म वगैरह का नाम है, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। तो आपको ये पॉइंट देखने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो भारत अमेरिका अंतरिक्ष संबंधों की, इंडिया US स्पेस रिलेशन की। तो जो नासा है, नासा इसरो के भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को एडवांस प्रशिक्षण प्रदान करेगा। और इसके लिए 2024 में इसका लक्ष्य क्या है कि 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए एक संयुक्त प्रयास करना है। और भारत ने अमेरिका के नेतृत्व वाले जो आर्टेमिस अकॉर्ड है
पर 27वें सदस्य के रूप में क्या किए, हस्ताक्षर किए हैं। जो आर्टेमिस अकॉर्ड है ये 2020 में नासा के द्वारा स्थापित किया गया था और ये शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए जो बाह्य अंतरिक्ष है, चंद्रमा है, मंगल ग्रह है, धूमकेतु है और जो एस्टेरॉयड वगैरह हैं उसके ऐसे अन्वेषण और उपयोगों को संचालित करने के लिए सामान्य सिद्धांत निर्धारित करता है। अब बात करते हैं जो आर्टेमिस समझौते की हस्ताक्षरकर्ता देशों के भी बारे में। तो कौन कौन सा देश है, एशिया है, नॉर्थ अमेरिका के कुछ देश है, यूरोप के कुछ देश है, साउथ अमेरिका के कुछ देश हैं और अफ्रीका के और ऑस्ट्रेलिया के कुछ देश है। तो ये सब आपको देख लेने हैं, वैसे इतना अंदर जाके पूछा नहीं जाएगा, है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंट्री के बारे में। तो नेक्स्ट कंट्री हमारी कौन सी है, नेक्स्ट कंट्री है कनाडा। तो चर्चा में क्यों रही है, चर्चा में इसलिए रही है कि जो हाल फिलहाल में कनाडा ने दावा किया है कि जो उनकी धरती पर खालिस्तानी समर्थक एक अलगाववादी नेता की हत्या में भारतीय एजेंट उसमें शामिल था। तो कनाडा की सरकार के इस दावे के कारण क्या कि दोनों देशों के बीच में एक तनाव पैदा हो गया, विरोध पैदा हो गया है। तो अगर बात करते हैं तो कनाडा ने फाइव आइज अलायंस है के बीच साझा की गई खुफिया जानकारी के आधार पर यह आरोप लगाया था। तो भारत ने भी इसका क्या विरोध किया। भारत ने कनाडा के जो 41 राजनयिक हैं उनको कहा कि वो अपने हमारे देश को छोड़कर चले जाएं, बाहर चले जाएं। तो कनाडा ने जो वियना कन्वेंशन के उल्लंघन के रूप में भारत के इस कदम का क्या किया है, कठोर आलोचना की है कि ये गलत है। अगर भारत और कनाडा संबंधों की बात करें तो आज़ादी के बाद से ही 1947 के बाद से इनको स्थापित किया गया है और भारत और कनाडा ने 2010 में असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और दोनों देश क्या है, दोनों देश ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का हिस्सा भी है। अगर प्रवासी भारतीयों की बात करते हैं तो विश्व में भारतीय प्रवासियों का एक बड़ा हिस्सा कनाडा में निवास करता है और यह कनाडा की कुल आबादी का लगभग 3% से भी ज़्यादा है। फाइव आइज अलायंस है उसके बारे में बात करते हैं तो यह क्या है कि एक खुफिया गठबंधन है जिसमें यूएस से शामिल है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है और न्यूजीलैंड, इसमें 5 कंट्रीज जिसमें शामिल है। जो फाइव आइज की स्थापना जो की गई थी वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में की गई थी जिसका उद्देश्य क्या था, जो क्या था सिंगल इंटेलिजेंस था उसको साझा करना था। अब बात करते हैं कनाडा की। तो कनाडा की राजधानी का कैपिटल का है, कनाडा की कैपिटल ओटावा में है और जो इसकी बाउंड्रीज साझा होती है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से, ग्रीनलैंड से और अलास्का से शामिल हो। अलास्का से क्या करता है, ये बाउंड्री को टच करता है। कनाडा क्षेत्रफल की दृष्टि से रशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है और कनाडा के भौगोलिक क्षेत्रों की में सबसे ज्यादा कनाडाई सील्ड है। कौन क्या है, कनाडाई सील्ड है। जो नेक्स्ट कंट्री रहेगी हमारी वो भारत ब्राजील रहेगी। तो हम जो नेक्स्ट कंट्री की बात कर रहे थे वो नेक्स्ट कंट्री बात कर रहे थे ब्राजील की। इंडिया और ब्राजील के जो रिलेशन रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। चर्चा में क्यों रहा, जो इंडिया और ब्राजील ने अपने कूटनीतिक जो संबंध है उनकी 75वीं एनिवर्सरी मनाई है, मतलब 75वीं वर्षगांठ बनाई है। और IBSA इब्सा जो इस सब कौन सा इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका मंच की 20वीं वर्षगांठ का प्रतीक भी रहा है 2023 के लिए। 2023 जो है उसके प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। अगर हम बात करते हैं राजनीतिक संबंधों की तो 2006 में अपने राजनीतिक संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ा दिया था और ब्राजील जो है ब्राजील के साथ जो भारत का ट्रेड रहता है वो सरप्लस कंडीशन में रहता है। अगर पर्यावरण की बात करते हैं तो दोनों देश ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के संस्थापक सदस्य भी हैं। और अगर हम बहुपक्षीय सहयोग की बात करते हैं, बायलैटरल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो दोनों देश ब्रिक्स जैसे ब्रिक्स पे, इब्सा पे और G20 यूनाइटेड नेशन या WTO जैसे मंचों पर एक दूसरे को सहयोग करते हैं। अब बात करते हैं IBSA क्या है कि IBSA में 4 देश हैं, इंडिया, ब्राजील और ये 3 देश हैं, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। जो इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, 2003 में IBSA डायलॉग फोरम के द्वारा की गई थी। साथ ही ब्रेसिलिया घोषणा पत्र
जारी किया गया। तो IBSA के बारे में बात करते हैं, त्रिपक्षीय मंच है जिसमें 3 देश हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। और IBSA का कोई मुख्यालय या कोई स्थायी कार्यकारी सचिवालय नहीं है। अब बात करते हैं ब्राजील की। तो ब्राजील की लोकेशन आपने ये सब देख ही ली होगी, ये ब्राजील की लोकेशन है, ठीक है। जो इसकी राजधानी है, जो इसकी कैपिटल है, इसकी कैपिटल का नाम क्या है? कैपिटल है ब्रासिलिया, इसकी कैपिटल है। और यह चिली और इक्वाडोर को छोड़कर जो साउथ अमेरिका कंटिनेंट के सभी देशों के साथ सीमा को साझा करता है। और यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। और ब्राजील में अमेजन नदी बेसिन का अधिकांश भाग आता है। और ब्राजील एकमात्र ऐसी कंट्री है जहां से भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों होकर पासिस करती हैं। कौन कौन सी? जो मकर रेखा है और जो भूमध्य रेखा, जो मेडिटेरियन लाइन है, जो इक्वेटर है, वो सब कहाँ से होती है? जो मेडिटेरियन लाइन है वो कहाँ से हो जाती है? ब्राजील से होकर गुजरती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंट्रीज हमारी, ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया सुर्खियों में क्यों रहा? तो सुर्खियों में रहने का इसका कारण ये है कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अधिकृत आर्थिक परिचालकों AEO की पारस्परिक मान्यता व्यवस्था MRA को क्या दी है? मंजूरी प्रदान की है। भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों के बारे में बात करते हैं तो भारत जो इनके राजनयिक संबंध थे वो कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप CSP की शुरुआत कब की गई थी? 2020 में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। और भारत का जो ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड रहता है वो डिफिसिट रहता है, ट्रेड डिफिसिट कंडीशन में रहता है। और जो ऊर्जा सहयोग की अगर हम बात करते हैं 2014 में असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल भी हुआ था, ठीक है। और अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें तो डिफेंस में तो 2+2 जो डिफेंस है, जो मंत्रियों की वार्ता है, उनमें भी भागीदारी है ऑस्ट्रेलिया की। और जो सैन्य अभ्यास है, सैन्य अभ्यास कौन से किया जाता है? ऑर्सिंडेक्स, मिलन और पिच ब्लैक और ऑस्ट्रा हिंद, एक्स टेलीमैन, सेवर और काकाडू और मालाबार जैसे जो सैन्य अभ्यास है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ किए जाते रहे हैं। अब बात करते हैं शिक्षा की, एजुकेशन की। तो डीकिन यूनिवर्सिटी जो है गुजरात के गिफ्ट सिटी में कैंपस खोलने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटी होगी। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर हम थोड़ा सा और जाने तो ऑस्ट्रेलिया ये है, ये आपको देखा होगा ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन, ठीक है। ये पूरा ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अगर हम इसकी बात करें इसकी राजधानी की, तो इसकी राजधानी कैनबरा इसकी राजधानी। अगर इसकी वाटर बाउंड्रीज की बात करें तो प्रशांत और हिंद महासागर से बाउंड्री टच करती है, वाटर बाउंड्री टच करती है। और यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे छोटा महाद्वीप और सबसे बड़े देशों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर बात करते हैं, अब बात करते हैं साउथ कोरिया की। तो चर्चा में क्या हो रहा? चर्चा में जो भारत और साउथ कोरिया है उसके राजनीतिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई, मतलब 50वीं हाफ सेंचुरी एनिवर्सरी मनाई गई, ठीक है। इनके जो संबंधों की स्थापना की गई थी 1973 में की गई थी। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने 1929 में लैंप ऑफ द ईस्ट नामक एक कविता की रचना की थी। और इसमें जो कोरिया है उसके जो समृद्ध इतिहास है उसके बारे में और उसके उज्जवल भविष्य के बारे में व्याख्या की गई है। सन 2015 में विशेष सामरिक भागीदारी को अपग्रेड किया गया था। और व्यापार की अगर हम बात करें तो भारत का दक्षिणी कोरिया के साथ जो व्यापार रहता है वो डिफिसिट कंडीशन में रहता है, ट्रेड डिफिसिट कंडीशन में रहता है, ठीक है। और 2009 में जो दक्षिण कोरिया है उसके साथ सेपा जो था कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसका हस्ताक्षर करता रहा है। अगर हम सांस्कृतिक संबंधों की बात करते हैं तो दक्षिण कोरिया में भारत का सारंग महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। अगर इसकी राजधानी की बात करते हैं साउथ कोरिया की कैपिटल कौन सी है? साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। अब जो नेक्स्ट हमारी कंट्रीज है वो है फ्रांस। तो भारत और फ्रांस के जो रणनीतिक साझेदारी थे उनके 25 ईयर कंप्लीट हो गए, इसलिए चर्चा में रहा है। और इस उपलक्ष्य में जो होराइजन 2047 फ्रेमवर्क 2047 एक फ्रेमवर्क
शुरू किया गया है। अब बात करते हैं ये होराइजन 2014 फ्रेमवर्क है क्या। तो यह फ्रेमवर्क रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और एकल उपयोग जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको खत्म करना और 5 वर्ष का शेंगेन वीजा जैसे विषय शामिल हैं। जो मार्शेल में भारत का जो हालिया इनिशिएटिव लिए गए हैं अभी हाल फिलहाल में, तो मार्शेले जो है वहाँ पे भारत का महावाणिज्य दूतावास और हैदराबाद में ब्यूरो डी फ्रांस की स्थापना की घोषणा की है। वहाँ पे खोले जाएंगे ये दोनों चीज़ें, ठीक है। जो इनके कूटनीतिक संबंधों की अगर स्थापना हुई थी, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन जो हुए थे वो 1947 में आज़ादी के बाद से ही हो जाते हैं। अगर हम व्यापार की बात करें तो फ्रांस और यूरोप में यूनाइटेड जो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई है उसके आधारित सेवाओं की शुरुआत करना है। अगर पर्यावरणीय सहयोग की बात करते तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की भी शुरुआत की गई थी, उसमें भी शामिल था फ्रांस, ठीक है। अगर बहुपक्षीय सहयोग की बात करें तो फ्रांस जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन करता है। और फ्रांस ने जो कुछ समझौते भी कुछ संस्थाओं में भारत को शामिल करने के लिए सहयोग भी किया है। वो कौन कौन से हैं, जो MTCR जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम है उसमें किया है, और वाशेनार एग्रीमेंट WA में, और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में शामिल होने में क्या किया, सहयोग किया है। अगर हम इसकी राजधानी की बात करते हैं तो आप सब जानते हैं इसकी राजधानी पेरिस है। और फ्रांस में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी जो कौन सी है, मोंट ब्लांक स्थित है वहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारी जो कंट्री चर्चा में रही है, भारत और यूनाइटेड किंगडम। चर्चा में क्यों हो रही है, चर्चा में इसलिए कि जो नई दिल्ली है भारत में, वहाँ पे भारत यूनाइटेड किंगडम 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित की गई हैं। अगर व्यापार की बात करते हैं तो व्यापार और संतुलन भारत के पक्ष में रहता है, मतलब ट्रेड सरप्लस कंडीशन में रहता है। और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल ब्रिज की इसमें घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य क्या था कि भारत की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइप जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है उसके समर्थन में क्या क्या जो विशेषज्ञता है और जो निवेश है उसका लाभ उठाना है। अगर हम डिफेंस की बात करते हैं तो 2015 में रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए थे, और दोनों देशों के बीच में कई सैन्य अभ्यास भी किए जाते रहे, जैसे कि थल सेना के बीच में अजय वॉरियर और नौसेना के बीच में कोंकण अभ्यास कोबरा वॉरियर्स बहुराष्ट्रीय वायुसेना के बीच में किए जाते रहे। अगर प्रवासी भारतीयों की बात करते तो भारतीय प्रवासी यूनाइटेड किंगडम की कुल आबादी का लगभग 3% से भी ज़्यादा रहे हैं। भारत में यूनाइटेड किंगडम के दोनों देशों के बीच जो कामकाजी पेशेवर हैं उनकी आसान आवाजाही के लिए और उनके प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगर यूनाइटेड किंगडम की राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी राजधानी लंदन है, और जो स्थलीय सीमा है जो इसकी बाउंड्री लगती है वो आयरलैंड से लगती है, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। और जो इसकी वाटर बाउंड्रीज है वो इंग्लिश चैनल साउथ में, उत्तरी सागर पूर्व में, और आयरिश सागर पश्चिम में, और अटलांटिक सागर से बाउंड्रीज की टच होती है। जो ग्रीनविच मेरिडियन यूनाइटेड किंगडम से होकर गुजरती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कंट्री रही है हमारी चर्चा में वो है इजिप्ट, मिस्र। चर्चा में इसलिए रहेगी जो 2023 में भारत के प्रधानमंत्री ने मिस्र की पहली राजकीय यात्रा संपन्न की है, और इस उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे एक चर्चा में रहा है दाऊदी बोहरा समुदाय। तो दाऊदी बोहरा समुदाय क्या है, ये इस्लाम के अनुयायियों का एक धार्मिक संप्रदाय है जिसकी उत्पत्ति मिस्र से हुई थी ऐसा माना जाता है, और ये फातिमी इस्लामी तैयबी विचारधारा का अनुसरण करते हैं। माना जाता है कि ये मूल रूप से मिस्र के थे और बाद में ये यमन चले जाते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री ने काहिरा में अवस्थित अल हकीम मस्जिद का दौरा किया। 11वीं सदी में यह मस्जिद दाऊदी बोहरा समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थल थी। तो हमने दाऊदी बोहरा समुदाय के बारे में भी देख लिया। अब बात करते हैं जो भारत और मिस्र संबंध है, तो जो ये भू राजनीतिक संबंध हैं, तो मिस्र विकासशील देशों वाले कई बहुपक्षीय मंचों जैसे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM में ठीक है,
मतलब गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM और G77 आदि का महत्वपूर्ण सदस्य हैं। और भू सामरिक की बात करते हैं तो मिस्र की अवस्थी सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, जो इसे यूरोप में अफ्रीका और एशिया के बीच सामरिक व्यापार मार्गों का केंद्र बनाती है। अगर रक्षा उपयोगों की बात करते हैं तो मिस्र भारत से रक्षा उपकरण खरीदने की रुचि रखता है और इसमें कौन से हल्के लड़ाकू विमान तेजस, आकाश मिसाइल आदि शामिल किए जाते हैं। अगर हम एनर्जी सेक्टर की बात करें, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं तो मिस्र कच्चे तेल और गैस का निर्यातक देश है। मिस्र की राजधानी कहाँ है? मिस्र की राजधानी काहिरा में है। जो नेक्स्ट हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स रहे हैं चर्चा में वो रहे ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप GSP, भारत और डेनमार्क के बीच में। तो भारत और डेनमार्क ने 2020 में हस्ताक्षर किए। जो ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी उसकी प्रगति की, उसकी समीक्षा की है कि हम उसको लेके कहाँ तक पहुंचे हैं। GSP है क्या? GSP जो है वो राजनीतिक सहयोगों को आगे बढ़ाने और आर्थिक संबंधों और हरित समृद्धि का विस्तार करने, रोजगार सृजित करने और वैश्विक चुनौतियों से निपटने और अवसरों का लाभ उठाने के लिए और सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है। ठीक है, तो ये चर्चा समाप्त हो जाती है। एंड नेक्स्ट चर्चा कौन सी है हमारी? स्ट्रेटेजिक वाटर पार्टनरशिप। तो चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि वर्ष 2022 में भारत के जल शक्ति मंत्रालय और नीदरलैंड के मिनिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वाटर मैनेजमेंट ने जो स्ट्रेटेजिक वाटर पार्टनरशिप थी उस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। अगर हम SWP की बात करते हैं, स्ट्रेटेजिक वाटर पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो भारत में संधारणीय जल कार्यक्रमों में डच विशेषताओं का लाभ उठाना, जो डचेस की विशेषताएं थी उनको लाभ उठाना और उनका क्या करना, जो नवोन्मेष में उनके संधारणीय प्रौद्योगिकी समाधानों और प्रकृति आधारित समाधानों के संयुक्त विकास को बढ़ावा देना और जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उस नॉलेज का क्या करना, आदान प्रदान करना। ये इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य रहे हैं स्ट्रेटेजिक वाटर पार्टनरशिप की। अब बात करते हैं तो ये यूनिट हो जाती है हमारी यहाँ पे समाप्त। जो नेक्स्ट यूनिट रहेगी तो आज की क्लास में तेरे रहने देते हैं। जो नेक्स्ट यूनिट रहेगी हमारी तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे, जो अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां रही हैं उसको डिस्कस कर लेंगे। तो लगभग हम इसको 2 या 3 क्लासों में आगे समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इतनी होगी बात ये पढ़ाने पढ़ाने की। तो अब बात करते हैं आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। तो महत्वपूर्ण बिंदुओं में ये है कि जो हमने अभी तक PT 365 को डिस्कस किया है तो वो आपको जो अच्छा लग रहा है तो वो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और आगे आप किस तरह की वीडियो, किस सब्जेक्ट की वीडियो लाना पसंद करना चाहते हैं कि मतलब हम उस चीज़ को, उस सब्जेक्ट को पढ़ाएं, तो उसके बारे में भी आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराइए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में कल। ठीक है।